हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट बेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और कंटेंट भी बहुत ही उम्दा क्वालिटी का, ताकि जिस कंटेंट से आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आप एग्जाम्स भी अच्छे से देंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। तो बहुत ज़रूरी होता है कंटेंट का अच्छा होना, क्योंकि जब हमें अच्छा कंटेंट मिलता है तो हमें चीज़ें भी समझ में बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आती हैं। और साथ ही ये आपको 100% फ्री मिल रहा है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो जब आपको 100% फ्री एजुकेशन मिल रही है और साथ ही साथ आपके आने वाले जितने भी टेस्ट या एग्ज़ाम हैं उसकी प्रिपरेशन भी हमारे चैनल के थ्रू आपको 100% फ्री ही कराई जाती है, तो इसका फ़ायदा उठाते रहिए। तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, इसका फ़ायदा वो स्टूडेंट उठाएंगे जो CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो भी 100% फ्री है। आज जो हम कराने जा रहे हैं वो है हमारी हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 19। अभी तक 18 हम मॉक टेस्ट पेपर आपको करा चुके हैं। काफ़ी प्रैक्टिस हमारी हो रही है, तो आगे भी अभी और प्रैक्टिस होगी, तो बिल्कुल भी कमर कसे रहिए। क्योंकि हम अच्छे से आपको ये पेपर रेडी करा देंगे। तो आपको पता है कि हमारा ये जो टेस्ट होने वाला है ये 100% MCQs बेस्ड है। अब इसके लिए कुछ निर्देश हैं जिनको आपको हम बता दें। सबसे पहली जो निर्देश है वो है, इसको करने के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको ऑप्ट 40 करने हैं और वो भी 45 मिनट के अंदर करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए सही आंसर्स के लिए आपको 205 मार्क्स मिलेंगे, जो टोटल आपको 200 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी गलत आंसर दिया तो उसका आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, यानी कि इस पेपर में आपके पास माइनस मार्किंग भी है। तो बहुत सतर्कता के साथ करिए। समय कम है, क्योंकि इसमें गद्यांश भी आएंगे, तो उनको पढ़ के उनको करना भी थोड़ा सा टफ होगा। इसलिए 45 मिनट्स के अंदर 40 क्वेश्चन आपको लग रहा है इजी वे है, लेकिन यहाँ पर हम आपको साफ तौर से ये बता दें, क्योंकि हम अगर पर मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए बांटते हैं तो भी सफिशेंट नहीं पड़ेगा। इसलिए क्योंकि इसमें 1 या 2 अनुच्छेद आएंगे, यानी कि गद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे, तो उन गद्यांश को भी पढ़ना है हमें, तो उसमें भी समय जाएगा। तो अब इसको समय को बचाने के लिए सिंपल एक तरीका है, जब भी आप गद्यांश पढ़िए पूरी तरीके से एकाग्रता से पढ़िए कि एक ही बार में वो गद्यांश आपकी समझ में आ जाए। और बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि देखिए हम हर क्वेश्चन पेपर में 1, 2 या 3 इस तरीके से गद्यांश लेकर आ रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ख़ास तौर से गद्यांश आधारित प्रश्नों को लेकर। तो जैसे कि ये पेपर है, इसमें भी हमारा पहला क्वेश्चन गद्यांश पे ही है, तो एक ही बार में इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्या है पहला निर्देश? प्रश्न संख्या 1 से 5 नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। यानी कि हमारे सामने जो गद्यांश है उस गद्यांश को हमें बहुत ही सतर्कता के साथ पढ़ना है, और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक जो है इसी गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। चलिए शुरू करें गद्यांश पढ़ना। विज्ञान प्रकृति को जानने का महत्वपूर्ण साधन है। भौतिकता आज आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति का स्तर निर्धारित करती है। विज्ञान केवल सत्य, अर्थ और प्रकृति के बारे में उपयोग ही नहीं, बल्कि प्रकृति की खोज का एक क्रम है। विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रकृति को जानने के विषय में हमें महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान देता है। व्यक्ति जिस बात पर विश्वास करता है वही उसका ज्ञान बन जाता है। कुछ लोगों के पास अनुचित ज्ञान होता है और वह उसी ज्ञान को सत्य मानकर उसके अनुसार काम करते हैं। वैज्ञानिकता और आलोचनात्मक विचार उस समय जरूरी होते हैं जब वह विश्वसनीय ज्ञान पर आधारित हैं। वैज्ञानिक और आलोचक अक्सर तर्कसंगत विचारों का प्रयोग करते हैं। तर्क हमें उचित सोचने पर प्रेरित करते हैं। कुछ लोग तर्क संगत विचारधारा नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने कभी तर्क करना जीवन में सीखा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें विज्ञान की उपयोगिता बताई जा रही है कि हमारे चारों तरफ विज्ञान है। अब विज्ञान हमें विश्वास करना सिखाता है, और मनुष्य जिस पर विश्वास करने लगता है वही उसके लिए सत्य हो जाता है। प्रकृति वैज्ञानिक और कवि दोनों की ही उपास्या है। दोनों ही उससे निकटतम संबंध स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, किंतु दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। वैज्ञानिक प्रकृति में बाल्य रूप का अवलोकन करता है और सत्य की खोज करता है, परंतु कवि बाल्य रूप पर मुग्ध होकर उसके भावों और तदात्मक स्थापित करता है। वैज्ञानिक प्रकृति की जिस वस्तु का अवलोकन करता है उसका सूक्ष्म निरीक्षण भी
करता है। तो यहाँ पर बताया वैज्ञानिक और कवि दोनों का उपास्य है, यानी कि प्रकृति जो है वो प्रकृति के उपास्य कौन कौन है, वैज्ञानिक भी हैं और कवि भी हैं। जहां वैज्ञानिक प्रकृति को हमें बाल्य रूप में समझाता है, वहीं उसी बाल्य रूप की भावनात्मक तथ्यों से जोड़ने का काम हमारे लिए कवि करता है। चंद्र को देखकर उसके मस्तिष्क में उसके अनेक विचार उठते हैं। उनका ताप क्रम क्या है, कितने वर्षों से वह पूर्णतः शीतल हो जाएगा, ज्वार भाटे पर इसका क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार और किस गति से वह सौर मंडल में परिक्रमा करता है और किन तत्वों से उसका निर्माण हुआ है। जाहिर सी बात है, हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसको देखकर हजारों पचासों हमारे पास भी सवाल होते हैं। जैसे चंद्र को देखकर कुछ सवाल यहाँ हमारे सामने रखे गए हैं। वह अपने सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन से उसको एक लोक ठहराता है और उस लोक में स्थित ज्वालामुखी पर्वतों तथा जीवनधारियों की खोज करता है। इसी प्रकार वह एक प्रफुल्लित पुष्प को देखकर उसके प्रत्येक अंग का विश्लेषण करने को तैयार हो जाता है। उसका प्रकृति विषयक अध्ययन वस्तुगत होता है। उसकी दृष्टि में विश्लेषण और वर्ग विभाजन की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया कि हम कोई भी चीज़ देखें, बहुत सारे सवाल हमारे अंदर उठते हैं और उन सवालों का निवारण हमें मिलता है विज्ञान के थ्रू। ठीक है ना, विज्ञान हमारे उन सभी प्रश्नों का निवारण पैदा करता है। उनका विश्लेषण करना, उनको हमें नतीजे तक पहुंचाने का काम भी हमें विज्ञान के थ्रू होता है, हम कर पाते हैं। वह सत्य और वास्तविकता का पुजारी होता है। कवि की कविता भी प्रत्यक्ष अवलोकन की प्रस्फुटित होती है और वह प्रकृति के साथ अपने भावों का संबंध स्थापित करता है। वह उसमें मानव चेतना का अनुभव करके उसके साथ अपनी आंतरिक भावनाओं का समन्वय करता है। देखिए, अभी हमने देखा विज्ञान से, अब कवि किस तरीके से जो है वो प्रकृति के साथ हमारा संबंध स्थापित करता है। वह तथ्य और भावना पर के संबंध पर बल देता है। उसका वस्तु वर्णन हृदय की प्रेरणा का परिणाम होता है। वैज्ञानिक की भांति मस्तिष्क की आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक जो है वो क्या करता है, एक यंत्र की तरह अपने मस्तिष्क को चलाता है, मगर कवि के लिए जो है भावनाएं सर्वोपरि होती हैं। उसी से तो कविताओं का निर्माण होता है। कवियों द्वारा प्रकृति चित्रण का एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें प्रकृति का मानवीयकरण कर लिया जाता है, अर्थात प्रकृति के तत्वों को मानव ही मान लिया जाता है। तो आपने बहुत सारी कवियों की कविताएं पढ़ी होंगी जिसमें मानवीयकरण अलंकार होता है, यानी कि जहाँ पे हम प्रकृति को क्या करते हैं, मानव जैसा बता देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मेघ आए बड़े बन ठन के, तो यहाँ पे मेघ जो है प्रकृति थे और इसको हमने क्या किया, मानव का रूप दे दिया, यानी कि बन ठन के आने के लिए। तो यहाँ पर कवि जो है क्या करता है, वो प्रकृति को मानव का परिदृश्य साबित कर देता है। प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया जाता है। हिंदी में इस प्रकार का प्रकृति चित्रण छायावादी कवियों में पाया जाता है। तो ये जो मानवीयकरण का जो प्रचलन है वो कब से शुरू हुआ, छायावादी कवियों के समय से शुरू हुआ। जैसे आप बोल सकते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, इन लोगों ने जो है खास तौर से इसका प्रचलन शुरू किया है। इस प्रकार से प्रकृति चित्रण में प्रकृति सर्वथा गौड़ हो जाती है। इसमें प्रकृति वस्तुओं के नाम तो रहते हैं, परंतु झंकृत चित्रण मानवीय भावनाओं का ही होता है। कवि लहलहाते पौधों का चित्रण ना कर खुशी में झूमते हुए बच्चों का चित्रण करने लगता है। तो कवि क्या करता है, वो जिस तरीके से प्रकृति बताना चाहता है कि भाई बहुत तेजी से जो बहुत अच्छी हवा, सुहानी हवा चल रही है और पेड़ पौधे लहला रहे हैं, तो मानवीकृत करने के लिए वो क्या बोलेगा, बच्चे खिलखिलाकर झूम खेल रहे हैं, वो पौधों को क्या बता देगा, वो बच्चे बता देगा। तो इस तरीके से कवि जो है प्रकृति का मानवीकरण करता है। तो किस तरीके से वैज्ञानिक जो है वो तथ्यों सत्य का संबंध मानव से स्थापित करता है और दूसरी तरफ कवि प्रकृति से जो है हमारा संबंध भावनाओं के साथ स्थापित करता है। तो ये हमारा गद्यांश था, इस पे आधारित प्रश्न है। क्या प्रश्न है, विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह क्या करता है, प्रकृति को जानने का महत्वपूर्ण साधन है, क्यों है, समग्र ज्ञान के साथ तथ्यात्म पे स्थापित करता है। प्रकृति आधुनिक विज्ञान की उपास्य है।
महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है, आधुनिक वैज्ञानिक का स्तर निर्धारित करता है। तो जो क्यों ऐसा है कि विज्ञान प्रकृति को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि महत्वपूर्ण और विश्वसनीय ज्ञान प्रदान करता है। वैज्ञानिक हमें हमेशा जो है जितने भी ज्ञान देगा वो तथ्य परक देगा, सबूतों के साथ देगा, खोज करके देगा, और साथ ही वो महत्वपूर्ण रहेगा और तथ्य पे आधारित है तो विश्वसनीय भी रहता है। वैज्ञानिक प्रकृति के बाह्य रूप का अवलोकन करते हैं। यह कथन दर्शाता है कि वे बाह्य रूप, प्रकृति के बाह्य रूप का, तो क्या दर्शाता है? कवियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ हैं, ज्वार भाटे के परिणाम से बचना चाहते हैं, वर्ग विभाजन के पक्षधर बने रहना चाहते हैं, प्रकृति के अविदूर रहने का प्रयास करते हैं। तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि प्रकृति से अविदूर रहने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वे हमेशा जो है बाह्य रूप का करते हैं कि ताकि उनसे एक डिस्टेंस, प्रकृति से जो है एक डिस्टेंस जो कायम रहता है लोगों का, वो ना रहे और पास आकर उसका पूरा अवलोकन करें। सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन से क्या तात्पर्य है? सूक्ष्म निरीक्षण और अनवरत चिंतन, इससे क्या तात्पर्य है? सौरमंडल को एक लोक और परलोक ठहराना, छोटी छोटी सी बातों पर चिंतन करना, बारीकी से सोचना व निरंतर देखना, बारीकी से देखना और निरंतर सोचना। तो अब क्या सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब होता है बारीकी से देखना, और अनवरत चिंतन मतलब निरंतर सोचना। तो सही ऑप्शन है हमारा 4th। प्रश्न संख्या 4 है, कौन वास्तविकता का पुजारी होता है? किसको बोला गया? यथार्थवादी, काव्यवादी, प्रगतिवादी या विज्ञानवादी? तो यहाँ पर कौन होता है वास्तविकता का पुजारी? वो है विज्ञानवादी, यानी कि जो सच है उसी का मतलब यहाँ पर भावनाएं, कल्पनाओं, किसी चीज का कोई स्थान नहीं होता। वैज्ञानिक हमेशा क्या करते हैं? जो चीज वास्तविक है उसी का अवलोकन करते हैं। कवि की कविता किससे प्रस्फुटित होती है? विचारों के मंथन से, प्रकृति के साक्षात दर्शन से, भावनाओं की उहापोह से, प्रेम की तीव्र इच्छा से। तो ये आपको गद्यांश आधारित देना है। वैसे तो देखा जाए तो कवि की कविताएं इन सभी से प्रस्फुटित होती हैं, लेकिन आंसर हमें कैसे देना है? गद्यांश पे आधारित। तो गद्यांश पे आधारित है भावनाओं के उहापोह से। तो ये हो गए हमारे गद्यांश आधारित प्रश्न। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे हैं अब क्या, जो हमारे व्याकरण आधारित, व्याकरण के भी बहुत सारे टॉपिक हमारे एग्जाम में आ रहे हैं ना, तो उन पे आधारित हमारे पास में प्रश्न है। क्या है भाई? निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। हमें क्या चुनना है? मत्सर का। क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या। तो मत्सर का अनेकार्थी रूप है हमारा राग। देखिए, मत्स्य अलग होता है, मत्सर अलग होता है, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। यहां पर क्या पूछा गया है? मत्सर। मत्सर का अनेकार्थी शब्द है राग। नेक्स्ट है सर्प, मेघ, हरिण शब्द के अनेकार्थी हैं। अब देखिए, अनेकार्थी का मतलब एक ही शब्द जो है वो अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया जाए, यानी कि जिसके बहुत सारे अर्थ हों। तो सर्प, मेघ, हरिण के लिए हम जिस अनेकार्थी शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? सारंग, नारंग, शारंग और षणंग। तो यहां पर जो इस्तेमाल करते हैं वो है आपका सारंग। नेक्स्ट है, भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय क्या है? ये एक मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लगना। तो भीगी बिल्ली का तात्पर्य होता है डर जाना। कौन मुहावरा नहीं है? अब आपके सामने कुछ वाक्यांश दिए गए, अब आपको इसमें बताना, कुछ मुहावरे हैं और एक गलत है, एक मुहावरा नहीं है। तो अब आपको बताना है कि वो कौन सा मुहावरा नहीं है। क्या है? लाल पीला होना, दूसरा है सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। तो यहाँ पर जो मुहावरा नहीं है वो है आपका पीला मुंह करना। ऐसा कोई मुहावरा नहीं होता है। नेक्स्ट है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ना, व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का तात्पर्य है पुरानी बातों को दोहराना। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कान का कच्चा होना,
कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो यहाँ पर कान का कच्चा होने का तात्पर्य है सुनी बात पर विश्वास करना, मतलब कोई आपसे कुछ भी कह ले आप उसको तुरंत विश्वास कर लोगे, तो आपके लिए क्या बोला जाएगा कि आप कान के कच्चे हो। अरे जो बात कही जा रही है पहले उसके पीछे की सच्चाई भी तो हमें देखनी और समझनी होगी। तो इसलिए बोलते हैं ऐसे लोग जो किसी ने कुछ भी कहा फटाफट विश्वास कर लेते, उनके लिए होता है जो है कान का कच्चा होना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पिताजी बाजार से सब्जी लाया, पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, पिताजी बाजार से सब्जी लाए, पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जानना है कि जब कोई आदरणीय व्यक्ति है, बड़ा है, तो उसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं, बहुवचन का इस्तेमाल करते हैं। क्रिया हमेशा हमारी बहुवचन, व्यक्ति एक वचन है लेकिन क्रिया हमारी बहुवचन में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आदरणीय भाव प्रकट करता है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वो है हमारा वाक्य संख्या गा। पिताजी बाजार से सब्जी लाए, तो लाया तो नहीं होगा, ये गलत वाक्य होता है क्योंकि आदरणीय के लिए हम हमेशा बहुवचन इस्तेमाल करते हैं। तो सही क्या है, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई, तो यहाँ पर तो लाई, अब वो स्त्रीलिंग तो है नहीं इसलिए गलत हो गया। लाया हमने क्या बताया था, हमेशा बहुवचन इस्तेमाल करते हैं इसलिए ये गलत है। फिर पिताजी बाजार से सब्जी ला दी, तो ये भी एक अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है फिर से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बातें करते करते हमने रात बिता दी, बातें करते करते हमने बिता दी रात, बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, बातें करते करते हमसे रात बात की। तो अब यहाँ पर जो सही वाक्य है वो है हमारा का। बातें करते करते हमने रात बिता दी। अब देखिए यहाँ पर जो है बातें करते करते हमने बिता दी रात, तो ये सेंटेंस हमने यहाँ पर गलत कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। फिर आते बातें करते करते हमको रात ने बिता दिया। अब रात हमको कैसे बिता देगी, नहीं ना, हमने रात को बिताया है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बातें करते करते हमसे रात बात की। तो रात बात की क्या मतलब हुआ, यहाँ पे भी हमारा जो है क्रिया गड़बड़ है, तो इसलिए सही हमारा क्या है, पहला वाला वाक्य एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब हमें बताना है कौन सा सही है। दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया। अब यहाँ पे देखिए सिंपल जो वाक्य हमें पढ़ के समझ में आ गया, दुकानदार ने ताला खोला। सिंपल एक हमारा उद्देश्य है और विधेय है और सही जगह पे कारक का इस्तेमाल है। तो सही जो वाक्य होगा हमारा पहला है, दुकानदार ने ताला खोला। सप्तषी में समास है। अब क्या है, सप्तषी क्या है दिखाना, बताना है कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। देखिए हमने आपको क्या बताया था, अगर आपने समास पढ़े हैं तो समास हमेशा दो पदों से मिलकर बनता है, आपका पूर्व पद और उत्तर पद। तो जहां पूर्व पद संख्यावाची होता है वहां पर क्या होता है, द्विगु समास। तो सही हमारा द्विगु समास है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, सप्तऋषि। तो यहाँ पर जो हमारा सप्तषि है ये क्या है, सप्त मतलब हो गया सात। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं सप्त मतलब क्या हुआ हमारा, सात हुआ, और ये क्या हो गया, ऋषि का मतलब हो गया आपका ऋषि। ठीक है, तो अब अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, सात ऋषियों का समूह। ठीक है, ये कैसे हमारा बनेगा, इसका जो अब हम यहां पर करेंगे तो क्या होगा, सात ऋषियों का समूह। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है विग्रह। ये क्या है, विग्रह है हमारा, ये है हमारा समास विग्रह। तो इस तरीके से यहाँ पहला पद जो है हमारा सप्त जो आ रहा है, ये हमारा, ये जो सप्त आ रहा है ये हमारा पहला पूर्व पद है। ठीक है,
ये हमारा पूर्व पद है और पूर्व पद हमारा क्या है, संख्यावाची है। पूर्व पद हमारा क्या है, संख्यावाची। तो जहां पे पूर्व पद अर्थात पहला पद अगर संख्यावाची है तो हमेशा क्या होगा, वो द्विगु समास होता है और इसका हमेशा विग्रह होगा का समूह या समाहार। जैसे हम बोलते हैं नवग्रह, तो क्या होगा, 9 ग्रहों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। इसी तरीके से इसका विग्रह किया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? तो व्यंजन आपने पढ़े, सबसे पहले हमारे 5 लाइनों में क्या रहते हैं, स्पर्श व्यंजन रहते हैं। उसके बाद हमारा अंतःस्थ आता है। तो अंतःस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, वो होता है हमारा या, रा, ला, वा। ये हमारे होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अब इसमें यहां पर देखिए हा आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो हा हमारा क्या होगा, हा हमारा अंतःस्थ व्यंजन नहीं होता है। यहाँ हमारा क्या होता है, सा, शा, सा, हा। हा हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है, ऊष्म व्यंजन। तो हा हमारा अंतःस्थ व्यंजन नहीं होकर क्या हुआ, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट आते हैं, अघोष वर्ण कौन सा है? ये आपको हमने बहुत क्लियरली चीज समझाई थी। अघोष वर्ण हमारा होता है सा। ये देखिए सा हमारा अघोष वर्ण है। नेक्स्ट आते हैं, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग क्या होता है, अगर आप सभी ने संस्कृत पढ़ी हुई है, विसर्ग हमारा क्या बनता है, जब हम इस तरीके से 2 बिंदियां कहीं पर लगाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, विसर्ग। तो अब यहाँ पर क्या है, अध, निह, स्पर्श, द्वित्व, थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि खा वाला हमारा विसर्ग युक्त जो है शब्द है। नेक्स्ट आएंगे, सिंगार शब्द का तत्सम क्या है? सिंगार एक तद्भव शब्द है, यानी संस्कृत से इसे लिया गया है और कुछ बदलाव करके हिंदी में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका तद्भव शब्द क्या होगा, मतलब जो संस्कृत का रूप है वो क्या होगा, क्या है, सिंगार, सिगार, श्रृंगार या सिगार। सिंगार, तो सही हमारा जो है वो है आपका गा, श्रृंगार। आपका सिंगार का तद्भव शब्द है श्रृंगार, तत्सम, सॉरी। नेक्स्ट आते हैं, शिव का पर्यायवाची नहीं है। शिव का पर्यायवाची नहीं है। श्रीकंठ, समरासरी, व्योमकेश, लघु। तो जाहिर सी बात है लघु मतलब छोटा, और हम शिव के लिए हमेशा दीर्घ या उत्तम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लघु का इस्तेमाल नहीं करते। तो लघु जो है वो शिव का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, शेषनाग का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? अहिश, धरीधर, धरणीधर, शेष, उपज। तो यहां पर शेषनाग का जो पर्यायवाची नहीं है वो है उपज। नेक्स्ट है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। दैत्यारी, पुंडिकाक्ष, गरुड़ध्वज, सार। तो यहां पर जो नहीं है वो है आपका सार, ये विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। अनुरक्त शब्द का विलोम होगा, अनुरक्त, तो साइड सी बात है इसका क्या विलोम होगा, वो है विरक्त। अनुरक्त, विरक्त, देखिए कहां पर है, अनरक्त, असक्त, अनर्थ, विरक्त। तो यहां पर जो है वो है घा, वो हमारा सही होगा विरक्त। नेक्स्ट आते हैं, अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन मतलब कोई चीज को अचीव करना, ठीक है। क्या होगा, अर्जित, वयन, अमृत, अनर्थ। तो यहां पर वयन जो है इसका विलोम होगा। वयन मतलब हमने खर्च कर दिया, अर्जन मतलब किसी चीज को अचीव करना, और व्ययन करना यानी कि खर्च कर देना, ये इसका सही विलोम होगा। नेक्स्ट है, प्राक कथन। प्राक कथन में प्रयुक्त उपसर्ग का नाम लिखिए। तो अब इसमें प्राकथन में क्या है, देखिए यहां पर साफ हमको दिख रहा है कैसे है, कथन जो है वो हमारा मूल शब्द है और ये हमारा क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो प्राक्र यानी कि यहां पर का आधा है, तो सही हमारा क्या होगा, ये प्राक्र हमारा जो है वो उपसर्ग होगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। री मतलब क्या होता है, ऋषि, मात्रा का उपयोग हुआ है।
क्रिया वज्र रिपु वृष्टि। तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है कि वृष्टि में ये जो मात्रा लगी है, वा के नीचे हम जो वा लिखते हैं ना, वा के नीचे ये जो गोल करके लगाते हैं ना मात्रा, ये हमारी क्या होती है, री की मात्रा होती है। वृष्टि, वृष्टि मतलब होता है बरसात, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहां पर री की मात्रा का हमने इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आते हैं, शा का उच्चारण स्थान है, शा, सा श स ह, इसका उच्चारण स्थान कहां से है, शा हम कहां से उच्चारित करते हैं, मुंह से बोल के देखिए। कंठ तालु दंत मूर्धा, तो हम कहां से कर रहे हैं, शा शब्द का उच्चारण वो है हमने तालु से हम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, संज्ञा का भेद नहीं है, संज्ञा के जो भेद हैं उसमें से कौन सा भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक, भाववाचक। तो यहाँ पे सीधा पता है कि ये निजवाचक जो है ये सर्वनाम का जो है भेद होता है, निजवाचक सर्वनाम होती है। बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, आपका समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये हमारी संज्ञा होती है। जो संज्ञा नहीं है वो है निजवाचक। नेक्स्ट आते हैं, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आपको सभी को पता है कि कुछ शब्द सदैव एक वचन रहते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रहते हैं। कुछ में वचन बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ हमेशा जो है हमेशा वो बहुवचन रहेगा और कुछ हमेशा एक वचन रहेंगे। तो इसमें हमें बताना है जो सदा ही एक वचन में, सदा ही बहुवचन में रहते हैं वो कौन से हैं। क्या है, घर, प्रत्येक, दर्शन, मुनि। तो यहाँ पर जो शब्द हमेशा बहुवचन में आएगा वो हमारा शब्द है दर्शन। दर्शन हमेशा बहुवचन में ही रहता है। नेक्स्ट आते हैं, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। क्या है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक में रेखांकित पद में कारक है। अब आपको यहां बताना है कारक। कारक आपको दिख रहा है यहां पर को, कौन सा कारक हुआ। आपको अगर कारक की टेबल याद है तो 2 मिनट में आप निकालेंगे। कर्ता ने, कर्म, को। तो यहां पर सीधे सीधे कौन सा कारक हो गया हमारा, कर्म कारक। कौन सा कारक है, कर्म कारक। अधिकरण, अधिकरण का कौन सा आपका होता है, में पर ऊपर। कारक की पहचान है, में पर ऊपर जहां लगा होगा वो हमेशा अधिकरण होगा। फिर आते हैं हमारा संप्रदान कारक और उसके बाद संबंध कारक। तो यहां पर हमारा क्या है, यहां को लगा है तो हमेशा हमारा क्या होगा, कर्म कारक। नेक्स्ट आएंगे हम, क्या आप घर भी जाएंगे। वाक में रेखांकित पद है। अब रेखांकित पद क्या है हमारा, आप। क्या आप घर भी जाएंगे, तो आप हमारा क्या होगा, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। आप यहां पर किसी के नाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और नाम हमेशा हमारा क्या रहता है, संज्ञा। तो संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो ये हमारा क्या है, सर्वनाम शब्द। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक में रेखांकित पद है धार्मिक। धार्मिक शब्द किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, व्यक्ति के लिए। और व्यक्ति हमारा क्या है, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्ति की विशेषता क्या बता रहा है, धार्मिक। तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। तो सही हमारा क्या हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो धार्मिक शब्द हमारा क्या है, धार्मिक पद जो है वो हमारा विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश हमने पढ़ा था, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द रहते हैं वो हमारे वाक्यांश कहलाते हैं। तो यहाँ पर दिया है सब कुछ जानने वाला, क्या होगा, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, अतज्ञ, अज्ञ। तो यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। नेक्स्ट है, उत्थान शब्द का विलोम होता है। उत्थान मतलब किसी चीज की उन्नति, तो उसका क्या होगा, पतन, उड़ान, अधर्व और ध्रुव। तो यहां पर जो होगा वो सही है आपका उत्थान का पतन। नेक्स्ट आ रहे हैं, पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रेखांकित शब्द है हमारा पक्षी। तो कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है नीचे ऑप्शन में, पंकज, अंडज, खग, नभचर। तो यहां पर पक्षी के जो पर्यायवाची हैं वो है अंडज, खग और नभचर। जो नहीं है वो है पंकज। पंकज किसका होता है, कमल का हमारा पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। रेखांकित शब्द है अनाथ। अनाथ मतलब जिसका कोई भी नाथ नहीं हो, यानी कि जिसके पेरेंट्स या गार्जियंस नहीं होते, उनको हम अनाथ बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए क्या बताएंगे, सनाथ, अज्ञ, अपाहिज, जिसका कोई ना हो।
तो इसका विलोम, अनाथ का विलोम होगा सनाथ, यानी कि जिसका नाथ हो, यानी कि जिसकी केयर करने वाला कोई हो। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? हर शब्द, एक शब्द होता है उसके कई सारे अर्थ होते हैं, तो वो कहलाते हैं अनेकार्थी। अब इसमें कोई एक ऐसा शब्द है जिसका अनेकार्थी होते ही नहीं, वो सिंगल अर्थ वाला होता है, यानी कि जिसको हम एकार्थी बोलते हैं। क्या होगा? कनक अनंत महावीर हत्या। तो यहां पर जो शब्द अनेकार्थी नहीं है वो है हमारा हत्या। नेक्स्ट है जिनका संबंध अध्यात्म से हो के लिए एक ही शब्द होगा, जिनका संबंध अध्यात्म से हो वो क्या कहलाएगा? आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या नैतिक। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा अध्यात्म से संबंधित आध्यात्मिक। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अब आपको हमें बताना है कौन सा क्या है? समरूपी भिन्नार्थक, जो एक सा है मगर उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो यहां पर समरूपी, देखने में लगभग एक जैसा मगर भिन्नार्थक। तो क्या है? अवधि, अवधि, नाक, नौकर, अतः, अंत, नट, नाटक। तो जो एक सा है वो है हमारा पहला, अवधि और अवधि। तो यहां पर क्या है? अवधि का मतलब होता है समय और अवधि मतलब एक भाषा। ठीक है, ये हमारा क्या है? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम यानी कि सुनने में एक से लगे मगर भिन्नार्थक, जिनके अर्थ अलग अलग हों। प्रति आघात का संधि रूप होगा। प्रति और आघात को अगर हम संधि कर दें, मिला दें, तो क्या होगा? प्रत्याघात, प्रतिआघात, प्रत्याघात, प्रति आघात। तो यहां पर जब हम प्रति और आघात को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? प्रत्याघात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब हमें बताना है जो गलत है वाक्य। आज मैं नहीं रहूंगा, आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो अब हमें बताना है कौन सा वाक्य जो है क्या है? वो अशुद्ध है। तो जो वाक्य अशुद्ध है वो है खा। सज्जन लोग ही सोचते हैं। अरे सोचने का काम सिर्फ सज्जन थोड़ी ना करेंगे, सभी लोग सोचेंगे। तो हम भी बोलेंगे सज्जन लोग सदा अच्छा सोचते हैं, तो सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है वाक्य? सज्जन लोग ही सोचते हैं, तो यहाँ पर ये गलत वाक्य है। नेक्स्ट आते हैं मुझे आप खाने की मन नहीं होती। मुझे आज खाने की मन नहीं होती। अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। जब हमको बताना है यहाँ पर गलत क्या चीज है। मुझे आज खाने की मन नहीं होती, तो गलत क्या है? मुझे आज खाने का या मन नहीं होती। तो यहाँ पर जो है वो ये सही है, यानी कि मुझे आज खाने का मन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है? अशुद्ध जो हुआ का मन नहीं होता। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य, हम अशुद्ध अंश यानी कि टुकड़ा है का की मन नहीं होती, यानी कि लास्ट वाला हमारा सही। नेक्स्ट आते हैं वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के हमारे 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये हमारे 3 प्रकार होते हैं वाच्य के। नेक्स्ट है आकाश से बातें करना। मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा क्या है? आकाश से बातें करना। इसका मतलब क्या होता है? कठोर यातना देना, अंग भंग करना, बहुत ऊंचा होना, भयभीत होना। तो यहाँ पर आकाश से बातें करने का तात्पर्य होगा बहुत ऊंचा होना। चादर के बाहर पैर पसारना, ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? क्षमा मांगना, क्षमता से अधिक व्यय करना, परामर्श देना, पोल खोलना। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? चादर से अधिक पैर फैलाना, यानी कि जितनी आपकी क्षमता है उससे अधिक आप व्यय करते हो, तो उसके लिए हम ये बोलें। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या है? प्रश्न संख्या 46 से 50 तक, यानी 46 to 50 तक का हमारे सामने निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश हैं? नीचे दिया गया प्रत्येक वाक्य 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें ए बी सी डी विकल्प दिए गए हैं। आपको यह देखना है कि वाक्य के किसी भाग में व्याकरण, भाषा, वर्तनी, संबंधों में गलत प्रयोग या इसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। त्रुटि अगर होगी तो वाक्य के किसी एक भाग में ही होगी। उस भाग का क्रमांक ही उत्तर है। यदि त्रुटि रहित है तो उत्तर ई अर्थात त्रुटि रहित होगा। अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे? हमारे सामने एक वाक्य दिया जाएगा हर प्रश्न में, यानी कि 46 to 50 यानी कि 5 क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे सामने जो है
पांचों क्वेश्चन में एक एक वाक्य दिया जाएगा जिसे 4 पार्ट में बांटा गया है और हर पार्ट को एक नाम दिया गया है, जैसे A, B, C, D। अब हमें देखना है कि उसके किसी भाग में किसी तरह की कोई मिस्टेक है। मान लीजिए उसके ए, मतलब जो हमारा पहला वाक्यांश है ए, उसमें अगर गड़बड़ी है तो हमारा आंसर होगा वो ए में त्रुटि है, हमने बता देंगे ए आंसर कर, टिक मार्क कर देंगे। अगर मान लीजिए पूरे ही वाक्य में कोई गलती नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, ई। क्या लगाते हैं, ई को हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा, अब इसको हम कैसे करते हैं देखिए, प्रश्न संख्या 46 आई, संप्रेषण का जो भाषाई माध्यम आज अनेक श्रव्य दृश्य बहुविध माध्यमों के सहयोग से समूची दुनिया को एक छोटा सा गांव जैसा बना सका है, उसमें भी कई तरह की दिक्कतें बनी हुई हैं। तो अब देख रहे हैं ये एक वाक्य है, इसे ए, बी, सी और डी ये 4 भागों में बांटा गया और ई हमारा क्या था, त्रुटि रहित। तो अब हमने जब ये वाक्य पढ़ा तो हमने ये देखा कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं है, तो हमने ई ऑप्शन दिया गया वाक्य त्रुटि रहित है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। ये तो हमने त्रुटि रहित समझ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्या है, दलित विमर्श के ज्यादातर रचनाकारों की मान्यता है कि दलित साहित्य उसे ही माना जाए जिसका लेखन दलित कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने किया हो, त्रुटि रहित। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कहाँ पर कोई गलती हुई, हमने गलती ढूंढ ली। अब यहाँ पर देखिए ये गलती है कि यहाँ पर क्या होगा, छोटा की होगा, ठीक है, यहाँ पर कारक नहीं, यहाँ पे अव्यय लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि छोटी लगेगी। तो यहाँ पर किस सेक्शन में गलती आई हमारी, हमारा गलती आ रही है बी, यानी कि कौन सा वाक्यांश है, बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी में हमारी गलती है। यहाँ मान्यता है कि दलित साहित्य के स्थान पर मान्यता है कि दलित साहित्य का प्रयोग होगा, यानी कि हमारे की जो मिस्टेक थी वो हमने निकाली है। नेक्स्ट है, दलित आंदोलन भटकाव का शिकार तो ही वह अमीरी गरीबी की खाई को और अधिक बढ़ाने में अनजाने ही मदद पहुंचा रहा है, त्रुटि रहित। अब यहाँ पर किस सेक्शन में गलती हुई हमें देखना है, तो गलती यहाँ पर हुई है हमारी, यहाँ पर शिकार तो है ही, यहाँ पे कौन सा आएगा, शिकार तो है ही वह अमीरी गरीबी की खाई को और अधिक बढ़ाने में अनजाने में ही मदद पहुंचा रहा है। तो गलती आई हमारी बी में, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। यहाँ शिकार तो ही वह अमीरी गरीबी के स्थान पर शिकार तो है ही वह अमीरी गरीबी का उचित प्रयोग होगा। नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति बढ़ती गई और 1757 ईस्वी में प्लासी की निर्णायक लड़ाई के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, त्रुटि रहित। तो अब ये पूरा वाक्य जब हमने पढ़ा तो हमें इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं दिखाई दी, तो हमारा आंसर क्या होगा, ई। दिया गया वाक्य त्रुटि रहित है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 50, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कितना ऊपर गिरा सकती है, आज के युग में इसकी कल्पना करना भी कठिन है, त्रुटि रहित। अब यहाँ पर कहाँ गलती हुई, अब यहाँ पर कोई कितना ऊपर गिरा सकती है, तो यहाँ गिराने का काम तो नीचे होता है ना कि ऊपर होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा गिरा नीचे, यहाँ पे आएगा नीचे। क्या है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा व्यक्ति को कितना नीचे गिरा सकती है, आज के युग में इसकी कल्पना करना भी कठिन है। तो मिस्टेक हमारी बी में है, हमारा आंसर आएगा बी। यहाँ पर को कितना ऊपर गिरा के स्थान पे कितना नीचे गिरा का प्रयोग होगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पर खत्म हुआ। आप सभी को हमने यहाँ पर एक और टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करा दी। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हम जितने भी टेस्ट पेपर आपको करा चुके हैं या जितना भी टॉपिक हमने क्लियर कराया है, हर टॉपिक के हमने एमसीक्यूज़ कराए हैं, ये सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे, ये सब आपको मिलेंगे कहाँ, हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप हम यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर इस तरह का पेज ओपन होगा। सिंपल यहाँ पर आप देख रहे हैं CBSE K-12, इसी में आप नीचे आएंगे जब थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर दिखेगा CUET, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने CUET में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने क्लियर है।
सभी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। अब आपको करना क्या, जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर CUT हिंदी दिया है, CUT हिंदी। अब इसे हमें वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे हमारे सामने पूरी प्लेलिस्ट होगी। जो कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, MCQs पढ़ना है, मॉक टेस्ट पेपर देखने हैं, सिंपल आपको उसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए हम प्रैक्टिस तो करा रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, इसलिए बिना किसी हिचक के फटाफट करते रहिए। और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।